तो अब हम मेन बात करने जा रहे हैं। हम लोग ने यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बात कर ली थी। अब हम लोग जो मेन बात करने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रोलिसिस की बात करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोलिसिस के लिए हमें सबसे पहले बनाना पड़ेगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो जैसे हमने ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, कैसे बनाया? इसमें हमने ये दो इलेक्ट्रोड्स लगाए, ये हमने दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, ठीक है, और एक नॉन कंडक्टिंग वेसल ले लिया। दिस इज नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टर हो किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का तो कंडक्टर हो, पर इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर हो। तो नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर होना चाहिए वेसल। इस वेसल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को हम लगा देते हैं। तो ये क्या है आपके? इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स ये किसी मेटल के भी हो सकते हैं, और नॉन मेटल में सिर्फ और सिर्फ ग्रेफाइट के होते हैं। ये तार भी हो सकता है, एक प्लेट भी हो सकती है, एक रॉड भी हो सकती है, मेटल की भी हो सकती है। नॉन मेटल अगर होगा तो ग्रेफाइट होगी, ठीक है। अधिकतर ये मेटल होता है, नॉन मेटल में सिर्फ ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट मतलब कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट। और इन्हें इन इलेक्ट्रोड्स को हम यहाँ कनेक्ट कर देते हैं एक डीसी करंट के सोर्स के साथ, यानी एक बैटरी के साथ। एक बैटरी के साथ में हमने इसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालते हैं क्या चीज? इसके अंदर हम डालते हैं इलेक्ट्रोलाइट को, वह मटेरियल जिसका हमें इलेक्ट्रोलिसिस कराना है। हमने इलेक्ट्रोलाइट को डाला। अब देखो भैया, अभी मैं फिलहाल करने जा रहा हूं इलेक्ट्रोलाइट का। कौन से इलेक्ट्रोलाइट का? तो इलेक्ट्रोलाइट जो हमने यहाँ पर लिया है, एक मिनट से पहले मैं सही करूं। अभी मैं पहला इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ पर करने जा रहा हूं NaCl, और वो भी कैसा? सॉलिड। हमने सॉलिड NaCl यहाँ पर लिया। अब सॉलिड NaCl में आयंस तो मौजूद हैं, लेकिन वो कैसे हैं? वो कैसे हैं? इमोबाइल हैं। इमोबाइल यानी कि वह इधर से उधर नहीं घूम सकते, फ्री नहीं, ठीक है। इमोबाइल आयंस हैं, यानी वो फ्री नहीं है घूमने के लिए। तो हम क्या करेंगे? हमें यहाँ पर इसे हीट करना पड़ेगा, और हीट करना पड़ेगा तो किस टेम्परेचर तक? जिस टेम्परेचर तक ये मेल्ट नहीं हो जाती। तो अब हमने कर लिया मोल्टेन। तो यहां पर हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मोल्टेन NaCl, ठीक है। हमने इसे हीट किया। कितने टेम्परेचर तक हीट किया? तो NaCl के मेल्टिंग पॉइंट तक, जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट नहीं हो जाता है। और इस टेम्परेचर को हम मेंटेन रखेंगे ताकि आपके आयंस बन जाए। तो अब ये NaCl टूट जाएगा किसमें? Na+1 और Cl-1, ये अपने आयंस में टूट जाएगा। अब ये कैसे हो गए? इसमें हमें मिल गए मोबाइल आयंस। कैसे आयंस मिल गए? यानी वह आयंस जो कि फ्री है। इससे पहले जब वो सॉलिड स्टेट में था, इमोबाइल आयंस। अब जब आपने इसे बैटरी से कनेक्ट किया, डीसी करंट यहां पर दिया, डायरेक्ट करंट यहां पर दिया, डीसी करंट यहां पर दिया आपने, ठीक है, यानी बैटरी से आपने करंट दिया। तो एक इलेक्ट्रोड पर ये लगेगा, तो हम इसे बोलेंगे, एक इलेक्ट्रोड को बोलेंगे कैथोड और एक को बोलेंगे एनोड। कैथोड हम किसे कहते हैं? तो यहां पर हम कैथोड कहते हैं जो कि अपने आप में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट होता है, विच इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जो कनेक्ट होगा उसे हम कहेंगे कैथोड, और जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा उसे हम कहेंगे एनोड, ठीक है। तो अब मेन बात ये आती है कि यहां पर आयंस कौन कौन से आपके मौजूद है। तो देखो, यहां हमने NaCl लिया और ये किस में टूट गया? Na+1 में और Cl-1 में। तो Na+1 को हम क्या कहेंगे? कैटाइन, और इसे हम क्या कहेंगे? एनाइन कहेंगे। ये दो टाइप के आयंस मिले। कैटाइन किस पर जाएगा? तो ये कैटाइन जाएगा कैथोड पर। किस पर जाएगा? जो कैटाइन रहेगा ये पहुंचेगा आपका कैथोड पर। तो कैथोड पर पहुंचकर ये क्या करेगा? डिस्चार्ज होगा। कैसे डिस्चार्ज होगा? कैटाइन कौन है? कैटाइन कौन है यहां पर? Na+1। कैसे डिस्चार्ज होगा?
तो ये अपने अंदर इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होगा। भाई इस पर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, इलेक्ट्रॉन निकाल कर पॉजिटिव चार्ज जाएगा कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर। तो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे, और जब एक इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये सोडियम का एटम बन जाएगा। तो सोडियम का एटम कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गई बात? सोडियम का एटम कैथोड पर कलेक्ट हो जाएगा। अब एनोड पर क्या होगा, तो एनोड पर Cl नेगेटिव पहुंचेगा, यानी एनाइन पहुंचेगा, और ये भी डिस्चार्ज होगा। इस पर चार्ज आया नेगेटिव, कैसे, इलेक्ट्रॉन लेकर जाएगा, कैसे, इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये इलेक्ट्रॉन निकालेगा। अब रिएक्शन में कभी भी माइनस करके नहीं लिखा जाता है, तो इसीलिए इसके इलेक्ट्रॉन को हम यहां लिख देते हैं कि हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला और ये Cl में कन्वर्ट हुआ। पर ये रिएक्शन दोबारा होगी, ये दोबारा होगी तो एक और Cl ऐसे ही डिस्चार्ज होगा, और एक और Cl ऐसे ही निकलेगा। क्यों दोबारा होगी? क्योंकि क्लोरीन की जो आपकी मॉलिक्यूलर फॉर्म होती है वो Cl2 होती है, और ये दोनों क्लोरीन आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, Cl2। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो ये निकाल रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को लेने भी पड़ेंगे, तो कौन लेगा, तो वो कैथोड लेता है। कौन लेता है? तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो हमें इस पूरी रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, तभी आपके ये इलेक्ट्रॉन बराबर होंगे और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कैंसिल आउट। तो टोटल अगर सेल रिएक्शन के बारे में बात करें, सेल रिएक्शन, तो सेल रिएक्शन कैसे बनेगी, तो पूरी सेल रिएक्शन देखो, 2Na पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स 2Na प्लस Cl2, ये आपका प्रोडक्ट बना, और इसे हमने कहा इलेक्ट्रोलिसिस। तो यहां पर क्या हुआ, क्लोरीन गैस लिबरेट हुई, कहां पर, एनोड पर। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, और इसका कलर कैसा होता है, ऑब्जर्वेशन में बताना पड़ेगा आपको। तो ये आपका होता है येलोइश ग्रीन कलर। कैसा होता है, तो आप ये लिखोगे, आप ये नहीं लिखोगे क्लोरीन गैस, आप ये लिखोगे येलोइश ग्रीन गैस इज रिलीज एट एनोड। ठीक है, गैस इज रिलीज एट एनोड, येलोइश ग्रीन। ठीक है, और कैथोड पर क्या हुआ है, सोडियम मेटल जाकर इकट्ठा हो गया, ये डेपोजिट हुआ, डेपोजिटेड। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? तो मेटल हमेशा डिस्चार्ज होगा किस पर, कैथोड पर, और गैसेस जो रहेंगी वो हमेशा आपको कहां मिलेंगी, एनोड पर। एक गैस को छोड़ दिया जाए, कौन सी, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रख लेना, मेटल्स, मेटल आइंस always discharge at cathode. Gases are always formed at anode except हाइड्रोजन गैस, जो कहां मिलेगी, एट कैथोड, जो हमेशा कैथोड पर मिलेगी। समझ में आ गई बात, अगर हाइड्रोजन निकल गई। ये हो गया आपका नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब आप किसी मोल्टन चीज का कराते हो तो वहां आपको क्या देना पड़ता है, एक्सटर्नल हीट देनी पड़ती है, और उसमें टेम्परेचर कितना देना पड़ता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट के बराबर। पर अगर इसी NaCl को इलेक्ट्रोलिसिस अगर हम कराएं और इस NaCl को पानी में डाल दें, तो हम इसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। एक्वस NaCl का मतलब क्या हुआ, हमने पानी के अंदर इसे डाल दिया। पानी ने क्या किया, वही काम जो इस हीट ने किया था। इस हीट ने क्या किया था, आयंस को फ्री कर दिया था। तो यहां पर ये पानी ये काम कर देगा। कैसे करेगा जरा देखना। पानी का एक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी अच्छा होता है, यानी वो इनके बीच में लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीकन कर देता है। किसके बीच में, आयनिक कंपाउंड्स के। तो इसीलिए आयनिक कंपाउंड पानी के अंदर जाने पर डिसोशिएट हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पर NaCl तो डाला ही डाला, और साथ में हमने क्या डाल दिया, पानी। पानी के अंदर NaCl को घोला,
और यहां सेम वही फिनोमेना करी हमने, क्या करी है, डीसी करंट को लगा दिया। अब यहां आयंस कौन कौन से मिल रहे हैं आपको, तो देखो एक तो आपको क्या मिल रहा है, NaCl, जो किस में टूटेगा, Na+1 में और Cl- में, और एक पानी भी यहां पर टूटेगा, किसमें टूटेगा, H+1 में और OH-, H+1 में और OH-1 में। इस तरीके से आपका ये टूटता है, कौन टूटता है, पानी। अब देखो बेटा, अब क्या हो गया, अब आपको दो दो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे कि नहीं, कान खड़े कर लेना यहीं पर, आपको क्या मिल रहा है, दो दो पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है, दो दो नेगेटिव चार्ज मिल रहे हैं। अब दो में से कोई एक ही यहां पर जाकर डिस्चार्ज होगा, तो बताओ कौन सा होगा, कौन सा डिस्चार्ज होगा। तो देखो बेटा, बिल्कुल सीधी सिंपल बात है, अगर आपके ये दो दो मौजूद हैं तो आपको यहां पर प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज को आपको यहां पर देखना पड़ेगा, कि मतलब किसे आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, किसे आप ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, ठीक है। तो देखो कैटाइन का क्या होता है, कैटाइन पर क्या होता है, रिडक्शन, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, और रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है, ऊपर वालों का कि नीचे वालों का, नीचे वालों का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। नीचे वाले जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं, तो वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, नहीं ऐसा समझ, जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते हैं इसलिए वो जल्दी इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। तो इसका मतलब Na ऊपर है या H, Na ऊपर है और H नीचे है, तो डिस्चार्ज कौन होगा, H+, कौन होगा, पहली चीज तो ये H+ यहां पर डिस्चार्ज होगा, तो आप यहां जाओगे और यहां लिखोगे कैथोड, इसे हटा दें पहले, आपने लिखा कैथोड, और कैथोड पर किसे डिस्चार्ज कराया, H+ को। कैसे डिस्चार्ज होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बनाएगा, H बनाएगा, लेकिन H तो मॉलिक्यूलर फॉर्म नहीं होती है, तो ये रिएक्शन दोबारा होगी, तो ये दो इलेक्ट्रॉन लेगा और ये क्या बनाएगा, H2, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, और हाइड्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, एनोड पर आ जाए, एनोड पर कौन डिस्चार्ज होगा, तो Cl नेगेटिव है और OH नेगेटिव है हमारे पास में, तो कौन डिस्चार्ज होगा भाई, तो देखिए मैंने क्या कहा था, यहां पर कौन है, एनोड, एनाइन, और एनाइन पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है उसी का ऑक्सीडेशन होगा, या हम ये भी कह सकते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, वो जाकर डिस्चार्ज होगा। देखिए तो कौन डिस्चार्ज होगा, OH नेगेटिव, होना किसे चाहिए, OH नेगेटिव को होना चाहिए, पर यहां होता कौन है, यहां होता है Cl, कौन होता है, Cl नेगेटिव होता है, ठीक है। Cl नेगेटिव क्यों होता है, अभी उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, Cl2, क्या बनाएगा, Cl2 बनाएगा, और कैसे बनाएगा, दो इलेक्ट्रॉन को निकालकर, टोटल रिएक्शन क्या हो जाएगी, H+ प्लस 2Cl नेगेटिव गिव्स H2 प्लस Cl2, Cl2 गैस कहां निकलेगी, एनोड पर, और हाइड्रोजन गैस कहां निकलेगी, कैथोड पर, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर कौन रह गया, Na और OH, भाई OH भी रह गया सॉल्यूशन के अंदर, और कौन रह गया, Na, तो सॉल्यूशन के अंदर कौन बचा है, NaOH बचा है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सॉल्यूशन का अगर आपसे पूछ लिया जाए पीएच कितना रहेगा, तो आप क्या बोलोगे, ग्रेटर देन 7, इसका पीएच क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 7, क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा होता है नेचर में, बेसिक, ये इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर ये बचा, ठीक है। देखो बेटा होना किसे चाहिए था,
होना तो OH को चाहिए था, जो नीचे रहता है वही डिस्चार्ज होता है, मैंने ये लिख पाया था, जो नीचे रहता है वही डिस्चार्ज होता है, चाहे मेटलिक सीरीज में चाहे इसमें एनाइन की सीरीज में, जो नीचे रहता है वही आपका डिस्चार्ज होता है, होना तो OH को चाहिए था। अच्छा एक चीज सोचो, अगर H प्लस डिस्चार्ज हो रहा है और OH डिस्चार्ज हो रहा है तो सॉल्यूशन के अंदर कौन रह जाएगा? NaCl रह जाएगा, और NaCl रह गया तो फिर NaCl को यहां डालने की जरूरत क्या थी? फिर हम इसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl क्यों कह रहे हैं, समझ रहे हो? एक चीज ऐसे भी सोच कर देखो भाई, फिर NaCl को डालने की जरूरत है, पानी पूरा उड़ गया, हाइड्रोजन बन गया, यहां पर OH डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, और NaCl सॉल्यूशन के अंदर रह गया। भाई इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो तो दोनों को अलग अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो इसलिए यहां से आपको समझ में आता है कि OH डिस्चार्ज नहीं होगा, OH यहां पर डिस्चार्ज नहीं होगा क्योंकि हमें इलेक्ट्रोलिसिस करना है, ठीक है। अब इसके मैं सटीक आपको रीजन देता हूं कि होना तो OH को चाहिए, पर होता है यहां पर कौन है? Cl नेगेटिव होता है। तो इसका एक रीजन होता है ओवर पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जब OH नेगेटिव डिस्चार्ज होता है, OH नेगेटिव कैसे डिस्चार्ज होता है पहले तो मैं आपको ये बता दूं, OH नेगेटिव और एक और OH नेगेटिव लिया तो इसने क्या बनाया? H2। अब ऐसे ही बिल्कुल यहां क्या कर लोगे? अच्छा चलो वो अभी मैं टाइम आने पर आपको बताऊंगा OH कैसे डिस्चार्ज होता है। देखो बेटा, यहां पर जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज होता है उसके कुछ रूल्स होते हैं, प्रेफरेंशियल और सिलेक्टिव डिस्चार्ज। ऑफ आयंस एट इलेक्ट्रोड, ठीक है। कैसे, जरा समझो। अगर आपके पास एक या एक से ज्यादा आयंस मौजूद होते हैं इलेक्ट्रोलिसिस के वेसल में, एक या एक से ज्यादा आयंस मौजूद होते हैं, तो यहां पर जो सिलेक्टिव डिस्चार्ज होता है यानी कौन जाकर डिस्चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है तीन फैक्टर्स पर, डिपेंड्स ऑन थ्री फैक्टर्स। पहला फैक्टर होता है जो हमने आपको बताया, रिलेटिव पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन ऑफ आयंस इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इनकी पोजीशन क्या है, समझ में आ गई बात? नहीं आई? इनकी पोजीशन क्या है, पहली चीज तो आपको ये देखनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो आपको यहां देखनी पड़ेगी वो होता है द रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन कैसा है, कंसंट्रेशन ऑफ आयंस। और तीसरा फैक्टर जो रहता है वो होता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब देखो अंतर समझना, हमने पहला फैक्टर लगाया कि जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा, जो नीचे होगा वही डिस्चार्ज होगा, ये हमने पहला फैक्टर लगाया। अच्छा, दूसरा फैक्टर समझाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछूंगा, अगर कुछ कुत्तों की और शेर की लड़ाई हो तो कौन जीतेगा, शेर या कुत्ता? हाँ, शेर जीतेगा, बनी बात है। शेर ज्यादा ताकतवर है, दो या तीन कुत्ते आ जाएं तो शेर उन्हें मार डालेगा, ठीक है। पर एक शेर है और मैंने 2000 कुत्ते छोड़ दिए, अब कौन जीतेगा? डॉग्स जीतेंगे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? तो यानी अगर कोई नीचे है तो वही डिस्चार्ज होगा, पर अगर कोई ऊपर वाला है और उसका कंसंट्रेशन नीचे वाले से क्या है, ज्यादा है,
तो फिर वो उसकी पोजीशन नहीं देखेगा, वो कहेगा सरकार तो हमारी बनेगी, डिस्चार्ज तो हम ही होंगे, जो अमाउंट में ज्यादा है वही जाकर डिस्चार्ज होगा। तो रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, तो जब ये फैक्टर लग जाता है तो ये फैक्टर डिपेंड करता है, ये ऊपर वाले फैक्टर को हटा देगा। अगर नीचे वाला है और वो कंसंट्रेशन में ज्यादा है तो वो दोनों फैक्टर से वही डिस्चार्ज हो रहा है, एक तो उसकी पोजीशन भी नीचे और कंसंट्रेशन भी ज्यादा है। पर कोई ऊपर वाला मौजूद है और उसका कंसंट्रेशन नीचे वाले से ज्यादा है तो डिस्चार्ज ऊपर वाला होगा। बता रहे बेटा, अभी बता रहे, उस पर भी हम आ रहे हैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लो। समझ में आ गई बात? अब देखो, पानी जो रहता है, जैसे यहां पर हम बात करें कि भाई हमने तो ढेर सारा NaCl डाला, ठीक है, या हमने चलो कम NaCl डाला सर, अब क्या होगा, आपने NaCl यहां पर डाला और यहां H2O डाला। H2O एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसका मतलब आपने जितने डाले ये पूरे के पूरे H2O के मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेंगे, तो ये क्या बनाएगा, H और OH नेगेटिव का है, तो यानी 30% से भी कम इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। 100 डालोगे तो 30 से कम मॉलिक्यूल्स इसके टूटेंगे, H प्लस और OH नेगेटिव में। और जब ये कम टूट रहे हैं मेरे बच्चे, एक बात सोच कर देखो, तो यहां NaCl को आपने डाला, ये तो पूरा टूट जाएगा भाई, ये पूरा का पूरा टूट जाएगा, किसमें, Na+1 में और Cl नेगेटिव में, ये तो पूरा का पूरा टूट रहा है। तो कंसंट्रेशन किसका ज्यादा रहेगा, OH नेगेटिव का या Cl का? Cl का रहेगा कि नहीं, इसीलिए Cl ने यहां जाकर डिस्चार्ज किया, OH ने किया। ठीक है, दूसरी बात, अब ये बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ये आपको किसमें समझ में आएगी, 11th में और 12th में जाकर जब इस चैप्टर को पढ़ोगे तब ये बात आपको समझ में आएगी। 12th में चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके अंदर कि एक ओवर पोटेंशियल जैसी चीज होती है, जो हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं उनका थ्योरेटिकली तो लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, मतलब ये इजीली डिस्चार्ज होना चाहिए Cl नेगेटिव के कंपैरेटिव, लेकिन इनका रिलेटिव हाई ओवर पोटेंशियल होता है फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन, ऑक्सीजन को एवोल्यूट करने के लिए इनका ओवर पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब ये क्या होता है, इन्हें ज्यादा एनर्जी चाहिए टू डिस्चार्ज OH नेगेटिव आयन, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एंड फॉर्म ऑक्सीजन गैस देन द स्टैंडर्ड पोटेंशियल जो आपका सजेस्ट किया गया उससे। ठीक है, ये अभी नहीं समझो, अभी समझ में नहीं आएगा, सिर्फ यही वाला फैक्टर आप समझ लो। ठीक है, तो उम्मीद है बड़े आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी तीसरे फैक्टर पर आ रहे हैं, अभी पहले इसी फैक्टर को समझ। अब सपोज करो मैंने इलेक्ट्रोलिसिस कराया, अब एक और इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग यहां पर कराने जा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस CuSO4, ये कहा गया एक्वस CuSO4 का इलेक्ट्रोलिसिस लिखिए। तो एक तो आप वेसल बना लोगे, दो इलेक्ट्रोड लगाओगे, CuSO4 का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर भर लोगे, CuSO4 का, तो ये हो गया -2 में और ये हो गया +2 में कन्वर्ट। ठीक है भाई, इसे आपने DC करंट से कनेक्ट कर लिया। ठीक है, अब सबसे पहले आप यहां पर क्या लिखोगे, आयंस, कौन कौन से आयंस, तो देखो सबसे पहले आपके पास कौन है, CuSO4 है, इसे किस में तोड़ दोगे, Cu+2 में, और किस में तोड़ दोगे, SO4 -2 में, और दूसरा कौन है आपके पास, H2। तो H2O कैसे टूटेगा, तो ये टूटेगा किसमें, H+ में, और किसमें टूटेगा, OH नेगेटिव में टूटेगा। और जब आपका ये OH नेगेटिव में टूटता है, ठीक है, जब ये किस में टूटता है, OH नेगेटिव में टूटता है, समझना बात को, तो यहां पर आपको क्या मिल जाते हैं, दो कैटाइन और दो एनाइन। अब सबसे पहले मुझे बताओ कैटाइन में कौन डिस्चार्ज होगा, कॉपर, और ये कहां पर डिस्चार्ज होगा, कैथोड पर कि एनोड पर, कैथोड पर, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। तो ये कैथोड पर डिस्चार्ज होगा, और कौन, कॉपर। कैसे होगा, +2 है ना, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा,
तो इसी साइड लिखोगे कि नहीं? तो 2 इलेक्ट्रॉन, इसने क्या बनाया? Cu। अब एनोड पर ये कैसे डिस्चार्ज होगा? जो नीचे होता है वो डिस्चार्ज होता है। नहीं नहीं, SO4 कभी डिस्चार्ज नहीं हुआ। चलो मैं ओवर पोटेंशियल आपको बता ही देता हूं, अभी समझ में आ जाएगी ओवर पोटेंशियल की कहानी। देखो बेटा, सबसे पहले आपने ये OH नेगेटिव लिया, OH आपने ये लिया, समझना, और OH ये लिया, आपने 2 OH नेगेटिव लिए, तो ये क्या बनाएगा? एक H2O बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो इसने बनाया एक H2O, और H2O बनाया, और बिल्कुल सेम ऐसे ही हमने ये कर दिया, OH OH एक बार और एक और H2O बनाया, और ये दोनों ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना लिया? O2 गैस। तो यहाँ 2 H2O बने और एक O2 बना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो यहां पर कितने OH लिए हमने? 4। 2 नहीं लिए बेटा, 4 लिए ना। देखो 1 2 3 4, इससे क्या क्या निकला? 2 H2O और प्लस O2 निकला। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने निकाले? 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां तो 2 ही थे, तो ऊपर क्या करोगे? 2 का मल्टीप्लाई। बेटा इलेक्ट्रॉन बराबर करने होते, जितने इलेक्ट्रॉन ये निकालेगा उतने इलेक्ट्रॉन इसे लेना चाहिए। तो 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 हो गया कि नहीं? लेकिन 2 का मल्टीप्लाई सब में हो जाएगा। तो सेल रिएक्शन क्या बनेगी? पहले तो सेल रिएक्शन लिखना सीखो। तो ये बनी है 2Cu + 2 प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो गए, प्लस 4OH नेगेटिव गिव्स 2Cu + 2H2O प्लस O2। O2 निकली किससे? एनोड से। पानी तो सॉल्यूशन के अंदर ही पड़ा रह जाएगा। और Cu डेपोजिट हुआ किस पर? कैथोड पर। कैथोड पर Cu डेपोजिट हुआ, और एनोड से ऑक्सीजन गैस निकली। ऑक्सीजन गैस का कोई कलर नहीं होता है। ऑक्सीजन हमारे आसपास भी तो मौजूद है, उसमें कोई कलर है क्या? नहीं है। समझ में आ गई बात? अच्छा, देखो इस प्रोसेस में इसने क्या बनाया? O2 बनाया कि नहीं? इसी को हम कहते हैं ओवर पोटेंशियल। यहां पर मैंने अभी अभी आपको बताई थी, एक चीज होती है, लिख लेना साथ में, लिख लीजिए, ओवर पोटेंशियल। ठीक है, देखो मैंने अभी अभी आपसे कहा हाइड्रोक्साइड आयन का थ्योरेटिकली क्या है? यहां पर थ्योरेटिकली क्या है? लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। कैसा है? थ्योरेटिकली OH नेगेटिव आयन हैज लोअर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसका मतलब ये ज्यादा इजीली ना डिस्चार्ज होना चाहिए, which means they will discharge easily। ठीक है, लेकिन इनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? देखो लोअर है, लेकिन इनका बट दे मतलब OH नेगेटिव हैव रिलेटिवली हाई ओवर पोटेंशियल फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन। ये जो ऑक्सीजन गैस यहां पर बन रही है ना, इसे बनाने के लिए हाई ओवर पोटेंशियल चाहिए, जबकि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? ऑक्सीजन बनाने के लिए पोटेंशियल कैसा चाहिए? बहुत हाई चाहिए। OH नेगेटिव का इजी है भाई, OH नेगेटिव के प्रोडक्ट में आपको हमेशा क्या मिलेगा? O2। इस रिएक्शन को याद कर लेना, इस डिस्चार्ज वाले को याद कर लेना, हमेशा आपको क्या मिलेगा? OH को हमेशा ऐसे ही डिस्चार्ज करोगे आप, और क्लोरीन को हमेशा ऐसे ही डिस्चार्ज करोगे, जैसा मैंने यहां बताया, हमेशा ऐसे ही डिस्चार्ज करोगे आप। इनके डिस्चार्जिंग को याद करना पड़ता है। ब्रोमीन को, आयोडीन को भी ऐसे ही डिस्चार्ज, इसका डिस्चार्ज याद करोगे, जहां भी डिस्चार्ज होंगे ऐसे ही निकालोगे, क्लोरीन के जैसे ही निकालोगे आप। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही है? क्लोरीन बनने का
क्लोरीन गैस यहाँ जो बनकर निकल रही है एनोड से, उसका जो पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है लो, और ऑक्सीजन के बनने की यहाँ पर जो पोटेंशियल की रिक्वायरमेंट होती है वो होती है किसी हाई, दे हैव हाई ओवर पोटेंशियल फॉर ऑक्सीजन एवोल्यूशन। तो डिस्चार्ज कौन होता है? जिसका पोटेंशियल लो, जो सीरीज में नीचे रहे। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए यहां पर OH डिस्चार्ज नहीं हो पा रहा था। कहां? ऊपर, ऊपर नहीं हो पा रहा था। पर सल्फेट के कंपैरेटिवली ऑक्सीजन का एवोल्यूशन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कैसा है? लो है। इसलिए सल्फेट को छोड़कर OH नेगेटिव ज्यादा आसानी से यहां पर डिस्चार्ज हो जा रहा है। इसका मतलब OH नेगेटिव को डिस्चार्ज करने के लिए जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है, जितनी एनर्जी की जरूरत पड़ रही है वो यहां पर बहुत ज्यादा थी NaCl के केस में, और SO4 के केस में और ज्यादा है। पर OH नेगेटिव की ज्यादा तो है Cl के कंपैरेटिवली, पर SO4 के कंपैरेटिवली बहुत ही कम है। और इंडीड SO4 नेगेटिव कहीं पर कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं है एनोड पर। SO4 नेगेटिव कभी भी डिस्चार्ज होता ही नहीं है किस पर? एनोड पर। ठीक है, आपको डिस्चार्जिंग बस यहां तक की देखने को मिलेंगी सब, OH से लेकर Cl तक। उम्मीद है समझ में आ गई होगी बात, नहीं आई? ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूं कि बुक्स वगैरह में करेक्शन होना चाहिए। OH की पोजीशन यहां होनी चाहिए, OH की पोजीशन को यहां रखना चाहिए, आपके लेवल पर, आपके लेवल पर यहां रखना चाहिए, ताकि आप लोग इतनी बड़ी चीज को जबरदस्ती दिमाग ना लगाओ, ओवर पोटेंशियल फलाना ढकाना, इन सब चीजों को ना। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये रीजन होता है। चलो अब हम आते हैं, यहां ऑब्जर्वेशन क्या होगा। देखो Cu+2 है, Cu+2 का कलर कैसा होता है? ब्लू। Cu+2 कैसा कलर देता है? ब्लू। ठीक है, CuSO4 का अगर हाइड्रेटेड सॉल्ट है तो वो ब्लू कलर का होगा, हाइड्रेटेड है पानी। क्यों? क्योंकि उसे वाटर ऑफ हाइड्रेशन की जरूरत पड़ती है। एनहाइड्रस कर दिया, कलर उड़ गया। आपने CuSO4 को इसमें जैसे पानी के अंदर डाला, यहां ब्लू सॉल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ब्लू सॉल्यूशन। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा? तो ऑब्जर्वेशन ये होगा कि जब आप इलेक्ट्रोलिसिस कराओगे तो ब्लू सॉल्यूशन का कलर क्या होता जाएगा? फेड, कलर फेड्स, और अल्टीमेटली ये क्या हो जाएगा? बिकम्स कलरलेस। जैसे जैसे Cu+2 यहां जाकर डिस्चार्ज होंगे, भाई ब्लू कलर किसकी वजह से है? Cu+2 के आयंस की वजह से। और Cu+2 आयंस यहां पर जाकर क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं। यहां पर क्या हो रहे हैं? डिस्चार्ज हो रहे हैं, और ये कलर फेड होता जा रहा है, और अल्टीमेटली इट बिकम्स कलरलेस। कैसा हो जाएगा सॉल्यूशन? सॉल्यूशन कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या होगा? रेडिश ब्राउन मेटल डेपोजिट एट कैथोड। भाई ये कॉपर है, कॉपर तांबा होता है, इसका कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन मेटल, रेडिश ब्राउन, भाई अगर वो आपसे कहते हैं व्हाट इज द ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्जर्वेशन जो दिख रहा है वो बोलोगे, नाम नहीं लोगे, जो आपको दिख रहा है। रेडिश ब्राउन मेटल डेपोजिटेड एट कैथोड, बस यही लिखोगे। और एनोड से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन गैस लिबरेट हो रही है। तो ये नहीं लिखोगे आप अगर ऑब्जर्वेशन पूछेगा, क्योंकि ऑक्सीजन गैस आपको दिखती नहीं। बात समझ आई है? ठीक है, लेकिन साथ में वहां पर ये भी लिख देना, अगर तुम इस पूरी रिएक्शन को लिख देते हो तो एग्जामिनर अपने आप जान जाता है कि हाँ भैया आपको पता है। ठीक है, और साथ में आपने इसे भी मेंशन कर दिया। और ऑक्सीजन के बारे में लिखना हो तो कलरलेस गैस इज इवॉल्व विद बबलिंग, बबलिंग के साथ में कलरलेस गैस इवॉल्व हो रही है। कहां से? एनोड से। बस इतनी सी बात होगी ऑब्जर्वेशन में। उम्मीद है समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कॉपर वगैरह का ही पूछा जाता है, जब भी पूछा जाता है कलर्ड वाले का। ठीक है, तो ये चीज यहां पर आपकी हो जाती है इलेक्ट्रोलिसिस। अब आता है तीसरा फैक्टर, और इस तीसरे फैक्टर को नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इससे भी प्रोफेंशियल डिस्चार्ज चेंज होता है, इससे भी
प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज चेंज होता है, बहुत बड़ा चेंज आता है। क्या चेंज आता है इसे पढ़ेंगे कल, ठीक है।